हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दें। हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में जितने भी बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से फोकस करेंगे। आपकी क्लैरिटी जिससे बिल्ड हो और आपको आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो कंटेंट आपको प्रिपेयर करना होगा तो वो पढ़ने में आपको ईज हो, रैशनल फील हो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान देना, बेसिक से बिल्कुल फंडामेंटल से हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट विद द कोर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें पहले कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए, सब्सटेंस जो होते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, वो जनरली हमने जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो जनरली हम सब्सटेंसेस को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कंडक्टर, वन इज सेमी कंडक्टर एंड वन इज इंसुलेटर्स। दोबारा से ध्यान दीजिए, व्हेन इट कम्स टू सब्सटेंसेस, ओनली व्हेन वी डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी, तो उस सिचुएशन में हम सब्सटेंसेस को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज कंडक्टर। कंडक्टर्स हो गए वो वाला मटेरियल, वो वाले सब्सटेंसेस जिसमें करंट जो होती है, करंट जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो इजीली पास होती है। ठीक है, जैसे आप मेटल वगैरह जो भी है, जिस मेटल कोई भी हो या कॉपर वगैरह, उनमें से इजीली करंट जो है पास होती है, तो दैट मीन्स दीज आर गुड कंडक्टर्स। सेकेंड इज सेमी कंडक्टर्स, जिसमें करंट पास होती है लेकिन पूरी नहीं, मॉडरेटली। मॉडरेटली करंट जो होती है पास होती है। ठीक है, क्या होती है? करंट मॉडरेटली पास होती है। और तीसरे होते हैं इंसुलेटर, जो करंट को पास होने नहीं देते हैं। इसमें जो करंट होती है वो पास नहीं होती, बिल्कुल वो रोकते हैं। जैसे आप वुड की बात कर लीजिए, प्लास्टिक की बात कीजिए, करिए, उनमें से करंट पास नहीं। ये बेसिक छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, फिफ्थ सिक्स में। तो सब्सटेंसेस तीन किस्म के होते हैं। नाउ अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उस पे डायरेक्टली आने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप फोकस करिए चार्ज पे। आपने सुना होगा चार्ज। क्या होता है चार्ज? मैं आपको क्लियर करूं। चार्ज बेसिकली एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका ऐसा यूनिट जो है, जिसका यूनिट है, जिसको हम तोलते हैं, मापते हैं, किस में? कोलम्स में। कोलम्स इसका क्या है? ऐसा यूनिट जिसको हम सिंबल करते हैं सी से, रिप्रेजेंट करते हैं सी। सी स्टैंड्स फॉर कोलम। तो चार्ज जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसका ऐसा यूनिट क्या है? कोलम है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल स्लोली हम स्टेप बाय स्टेप इसको चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि चार्ज दो किस्म के होते हैं। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज नेगेटिव चार्ज। अभी मैं एटम वगैरह पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे नहीं जाना चाहता हूँ। दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। पहले आप सिंपल वे में देखिए, चार्ज को समझिए। इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका ऐसा यूनिट जो है वो कोलम है। सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज जो होते हैं दो किस्म के होते हैं। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब जो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो चार्ज है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो चार्ज है इसके कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी खास प्रॉपर्टीज़ हैं और आपको वो पता होनी चाहिए। ठीक है, चार्ज जो है इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं। वो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? एडिटिव। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, यानी इनमें क्या होती है? एडिटिविटी। अब क्या मतलब है इसका? एडिटिव का मतलब क्या है? देखिए, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है कि चार्जेस जो हैं, हम अगर कहीं पे चार्जेस होंगे, कहीं पे थोड़े से चार्जेस हैं, किसी और जगह पर ज़्यादा चार्जेस हैं, या कहीं पे भी चार्जेस, अगर हम किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की हम बात करते हैं, किसी भी कंडक्टर में किसी पर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर जितना भी चार्ज हो तो उस चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं।
मतलब कहीं पे कम चार्ज, थोड़ा सा और पास में ज़्यादा चार्ज, तो टोटल चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर एडिटिव। सेकंड जो है चार्जेस की दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। जो चार्जेस हैं ये कंजर्व रहते हैं। कंजर्व मतलब चार्जेस जो है वो ख़त्म नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं, वो वेस्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हम चार्ज कहीं से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कहीं से पास हो जाए तो हम बोलेंगे वो चार्ज ख़त्म हो गया, नहीं, चार्ज कभी ख़त्म नहीं होता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। चार्जेस आर इनवेरिएंट। देखिए, अगर चार्ज जो है, क्या मतलब होता है इनवेरिएंट का, अगर चार्जेस को आप कितनी भी वेलोसिटी से चलाओ तो चार्जेस कभी बदलते नहीं हैं। चार्जेस में कोई बदलाव नहीं आता, उनकी नेचर जो है, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज कभी भी बदलती नहीं है, चाहे चाहे उनका कितना भी फ्लो हम डेवलप करें, कितना भी तेजी से किसी वायर में हम चार्जेस को फ्लो करवाएं। वो कैसे फ्लो करवाते हैं आगे आप पढ़ोगे। फिर चौथे नंबर पे क्या है, क्वांटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वांटाइजेशन। क्या होता है क्वांटाइजेशन? कौन चार्जेस का क्वांटाइजेशन, देखिए चार्जेस एक क्वांटिटी की तरह होते हैं, उनमें प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन की? मतलब कि आप ये बता सकते हो कि इसमें इतने चार्जेस हैं, इतने कॉलम चार्जेस हैं, 500 कॉलम चार्जेस, 200 कॉलम चार्जेस, इतने कॉलम चार्जेस। तो आप क्वांटिटी बता सकते हो चार्जेस की कितनी है, उनमें क्वांटाइजेशन होती है। अब ये क्वांटाइजेशन से हमें एक कंसेप्ट याद आता है, यहाँ पर ध्यान देना। जब क्वांटाइजेशन की हम बात करते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं, देखो Q जो है दैट इज स्टैंड फॉर चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू एन ई। अब सवाल है एन ई क्या होता है, ध्यान देना। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने चार्जेस हैं, सॉरी कितने चार्जेस हैं, और जितने भी चार्ज होंगे उनको मल्टीप्लाई हम करेंगे। जैसे कहीं पे पर्टिकुलर एरिया में, अब क्रॉस सेक्शन हम लेंगे, देखिए ये क्रॉस सेक्शन है, वायर है या कोई भी, इस एरिया की हम बात करें, इसमें कितने चार्जेस की अगर क्वांटिटी हमें देखनी हो तो हम देखेंगे कितने चार्ज है मल्टीप्लाई बाय एक चार्ज का, एक चार्ज जो है उसका चार्ज कितना है, उसका अमाउंट जो है वो कितने कॉलम चार्ज है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, हमें सिंपल सी लैंग्वेज में, जैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। अगर दो चार्जेस होंगे तो आपको करना है इसी क्वांटिटी को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। अगर 50 चार्जेस होंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 50 करना है। अगर आपके पास कहीं पे 200 चार्जेस हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है 200 से, तो जो टोटल आएगा वो आएगा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, उसी को टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अगर आपको कहीं पे क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालना है तो आपको क्या करना है, पहले गिनना है कितने चार्जेस हैं वहां पर, उनको मल्टीप्लाई करने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कितना है। दोबारा से मैं इसको रिपीट करूंगा। अगर पर्टिकुलर एरिया में आपको निकालना हो कि कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, तो आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट है, और जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको मल्टीप्लाई करना है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। तो उसका मतलब सभी के ऊपर जो चार्जेस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। दिस वाज बेसिक थिंग। अब ये आपको समझ आया, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए नेक्स्ट जो है, ये हो गया चार्ज के बारे में। अब नेक्स्ट हम स्टेप जो है दैट इज अबाउट करंट। करंट बोलो या इलेक्ट्रिक करंट बोलो, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इसमें भी जो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका भी एसआई यूनिट में आपको पहले बता दूं। इसका एसआई यूनिट जो है वो है एम्पियर, जिसको हम सिंबल करते हैं ए से। जैसे चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कॉलम, उसको हम लिखते हैं सी। और इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है उसको हम लिखते हैं एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट को आई से। देखो एसआई यूनिट नहीं, मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और ये किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन टी। अब आपको पता है क्यू क्या है, क्यू क्या है, चार्ज, टी क्या है, टाइम, और आई क्या है, करंट।
यानी कितने कोलम चार्ज कितने सेकंड में किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होते हैं, उसको हम बोलते हैं करंट। देखिए जनरली इलेक्ट्रिक करंट जो है, अगर बेसिक लेवल पे आपको समझना हो कि सर करंट पहले होती क्या है, तो दिस इज सिंपली ए फ्लो ऑफ चार्जेस। समझना दोबारा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन्स हो, इस चीज को समझना। मैं क्या बता रहा हूं, क्या होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट क्या होती है फ्लो ऑफ चार्जेस। और साथ में मैं यही बता रहा हूं, अगर कहीं पर्टिकुलर वायर में या किसी भी मेटल में अगर उसमें से करंट पास हो रही है, अगर उसमें से करंट पास हो रही है यानी आई, तो वो आई कितनी है, तो वो होती है कितने चार्जेस कितने टाइम में पास हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर बोलते हैं अगर करंट जो है, इसको हम बोल सकते हैं एम्पियर। हम किस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं, अगर ये एम्पियर में हम उसको मापते हैं, चार्जेस को हम कॉलम में मापते हैं, और यहाँ पर टाइम को हम सेकेंड्स में मापते हैं। देखो चार्जेस को कॉलम में और टाइम को सेकेंड्स में, तब जाकर जो है, तब जाकर हम करंट को एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, अब एम्पियर कब आप बोलोगे, किस सिचुएशन में आप बोलोगे कि करंट जो है वो 1 एम्पियर है, किस सिचुएशन में, अगर एक एरिया से 1 कोलम चार्ज पास हो कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। मतलब ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में मान लो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया में से कितने कोलम यानी कितने कोलम चार्जेस 1 सेकेंड में, ठीक है, कितने कोलम चार्जेस 1 सेकेंड में पास हो रहे हैं, तो उतनी जो है एम्पियर करंट पास हो रही है। जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं इसी क्रॉस सेक्शन में, दोबारा इसको मैं बनाता हूँ, गौर से ध्यान देना, अभी गौर करना इसमें, मैं बता रहा हूँ, मान लो यहाँ पर चार्जेस चल रहे हैं, चार्जेस यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में मान लो 1 सेकेंड लग गया, कितना लग गया, 1 सेकेंड लग गया 1 कोलम चार्जेस को पास होने में, तो करंट कितनी है 1 एम्पियर है। लेकिन अगर 1 सेकेंड में, मान लो अगर 1 सेकेंड में 2 कोलम चार्जेस पास हुए, तो करंट भी क्या होगी 2 एम्पियर। अगर उसी 1 सेकेंड में 5 या 10 कोलम चार्जेस पास हो रहे हैं, तो करंट भी क्या होगी 10 एम्पियर। जितना चार्ज ज्यादा पास होगा उतनी करंट ज्यादा होगी। ठीक है, और करंट जो है, करंट को हम कैसे मापते हैं, गौर से देखिए थोड़ा, ये जो करंट है, करंट को हम मेजर कैसे करते हैं, करंट को मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर। दोबारा से ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, मैं बोलूंगा 1 एम्पियर करंट कितनी होती है, अगर 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर एरिया से 1 कोलम चार्ज पास हो। अगर एक ही सेकंड में 10 कोलम चार्ज पास हो, तो 10, उसका मतलब वहां पर नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा पास हो रहे हैं, तो करंट भी क्या होगी ज्यादा होगी, तो 10 एम्पियर होगा। अगर 20 कोलम चार्ज 1 सेकंड में, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड में पास हो रहे हैं, तो करंट भी क्या होगी 20 एम्पियर। लेकिन अगर उसके काउंट्रेरी में आपको बोलूं, अगर मैं एक थोड़ा सा आपको ट्रिकी सी चीज बता दूं, अगर ये पर्टिकुलर वही क्रॉस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर चार्ज है जो फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा 2 सेकेंड्स में 2 कोलम चार्ज पास हो रहा है, तो करंट कितनी होगी, करंट यहाँ पर 2 कोलम है, तो 2 एम्पियर नहीं होगी, करंट जो होगी वो 1 एम्पियर होगी, क्योंकि अब टाइम भी ज्यादा लग रहा है, 2 सेकेंड्स में 2, उसका मतलब 1 सेकेंड में एक ही कोलम चार्ज पास हो रही है, तो करंट जो होगी वो 1 ही एम्पियर होगी। अगर करंट 20 या 10 कोलम चार्ज पास हो रही है, लेकिन टाइम भी कितना लग रहा है 10 सेकेंड, तो करंट तब भी क्या होगी 1 एम्पियर होगी। समझ रहे हो, वेरी सिंपल, ये इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, बहुत आसान है, इसको बहुत ही बेसिक वे में हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। ठीक है, अभी नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, देखिए अब नेक्स्ट जो छोटा सा कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बेसिक चीज़ें पहले पढ़ा रहा हूँ, फिर हम करंट को अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस।
अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, लेकिन उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में क्या बताता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी पी डी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन, रुकिए मैं इसको भी, इज इक्वल टू वर्क डन ऑन चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है दैट इज वोल्ट। क्या है? वोल्ट है। अच्छा, एक चीज यहां पर वोल्ट की बात आई, मैं थोड़ा सा पीछे आपको एक चीज ऐड करना चाहता हूं। देखिए, हम करंट को मेजर किस में करते हैं? एमीटर से। लेकिन अगर करंट थोड़ी सी कम हो तो उसके लिए एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं मिलीमीटर, या उससे भी छोटा करंट अगर हो, टाइनी करंट हो, गैल्वेनोमीटर। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग लेवल ऑफ करंट्स को मेजर करती हैं। वापस आओ अपने टॉपिक पे। देखिए, हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ऑन चार्जेस। क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है, हम पहले पढ़ रहे थे कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से क्या पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है चार्ज। ठीक है, क्या हो रहा है? चार्ज वहां से पास। अब क्वेश्चन है कि इस चार्ज को पास होने में कितनी एनर्जी लगती है, कितना वर्क करना पड़ता है, कितना वर्क करना पड़ता है, कितनी एनर्जी हमें लगती है इस पर्टिकुलर चार्ज को इस एरिया से क्रॉस करा के इस एरिया में पहुंचाने के लिए। मतलब चार्जेस जब मूव करेंगे तो कुछ एनर्जी लगेगी, कुछ काम होगा। एक जगह से दूसरी जगह पर कोई चीज चलेगी तो उस पर कोई काम होगा, तो कितना काम होगा उस चार्ज पे, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको हम मेजर करते हैं किसमें? वोल्ट्स में। किसमें करते हैं इसको? वोल्ट्स में। अब देखो, अक्सर आपने देखा होगा वोल्ट से हम वोल्टेज बताते हैं। उसका क्या मतलब है? वोल्टेज का मतलब जितनी भी वोल्टेज ज्यादा होगी, जितना भी काम ज्यादा होगा, उतनी करंट ज्यादा बढ़ती है। ये रिलेशन आपने सुना होगा, अपने घरों में भी देखा होगा। हम कहीं ट्रांसफार्मर्स या छोटे स्टेबलाइजर्स होते हैं, हम उनमें क्या करते हैं, जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ती है, और करंट जब बढ़ती है तो आगे से पावर भी बढ़ती है। इनका रिलेशन आगे आपको समझ आएगा। अगर कहीं पे हम नहीं बोलते हैं घर में आज वोल्टेज कम है, तो उसका मतलब करंट भी कम चल रही होती है और पावर भी कम होता है। आपका बल्ब उतने अच्छे से चमकता नहीं है। तो उसका मतलब ये वोल्टेज जो है बेसिकली ये कहाँ से आया? ये वोल्ट से आया। यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी चार्जेस की बात हो रही है। जब हम घरों में बोलते हैं वोल्टेज ज्यादा है, उसका मतलब ज्यादा चार्जेस मूव कर रहे हैं, उन पे ज्यादा काम हो रहा है। अगर हम बोलते हैं पावर कम है, वोल्टेज कम है, मतलब कम चार्जेस मूव कर रहे हैं। अगर चार्जेस कम मूव कर रहे हैं, अब आपको पता है चार्जेस की मूवमेंट को ही हम करंट बोलते हैं। अगर चार्जेस कम मूव कर रहे हैं तो हम बोलेंगे करंट भी कम है। ये एक रिलेशन है। लेकिन इस रिलेशन को हम बेहतर तरीके से कब समझते हैं? जब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है उसको हम समझते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? आपने सुना है ओम्स लॉ, बड़ा फेमस सा लॉ है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का। ओम्स लॉ क्या बोलता है? पोटेंशियल, एक सेकेंड, ओम्स लॉ जो है वो क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वोल्टेज जो है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात होती है उसका मतलब होता है जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतनी करंट भी बढ़ेगी, जितनी वोल्टेज घटेगी उतनी करंट भी घटेगी। ये इनका डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्टली क्या है? ये प्रोपोर्शनल है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जहां पर जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम खत्म करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू आई आर। अब आर कहां से लाया? जब हमने इसको खत्म किया प्रोपोर्शन को, तो यहां पर आर जो है ये एक कांस्टेंट है। देखिए, मैंने कांस्टेंट की बात की, मतलब अभी तक क्या हम बात कर रहे थे? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा था, ये बढ़ रहा था, घट रहा था। करंट भी चेंज हो रही थी, ये भी बढ़ रही थी, घट रही थी। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा हो उतनी करंट बढ़ेगी, जितना ये घटा हो इतनी घटेगी। लेकिन एक उसके साथ जब हम इस प्रोपोर्शन को ख़त्म करते हैं तो हम यहाँ पर एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, एक कांस्टेंट लगा के। ये कांस्टेंट होता है, ये कभी न चेंज होता है,
ना बढ़ता है ना घटता है सिचुएशन में, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये रिलेशन जो है ये एस्टेब्लिश किया ओम्स ने, और ओम्स ने इसका नाम दिया ओम्स लॉ। उसने बताया पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब यहां से हम क्या करते हैं, अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें और यहाँ से इस ग्राफ में, अगर इस ग्राफ में हम यहाँ से करंट दिखाएं, मान लीजिए यहाँ से करंट चल रही है और इस साइड से हम क्या दिखाएंगे, वोल्टेज। वोल्टेज यहाँ से वोल्टेज चल रही है, तो ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी रेजिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट करेगी, रेजिस्टेंस। और नोट करना, इसके स्लोप को चेक करना। अगर ध्यान देना, अगर यही वाली, अगर ये लाइन जो होगी यहां पर होगी या यहां पर होगी या यहां पर होगी, अब देखो यहां पर इसको नाम लिखेंगे हम R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4। जितना स्लोप ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर R1 जो है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, R2 का रेजिस्टेंस कम है, R3 का रेजिस्टेंस और कम है, और R4 का सबसे कम है। जितना ये ऊपर के लिए होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये एक रूल है। अब ज़रा गौर से यहाँ पर देखना आप। अब सवाल है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जो नई टर्म है रेजिस्टेंस, क्या होती है रेजिस्टेंस, आर जो है रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो है इसका एसआई यूनिट जो है वो ओम्स है, और इसको सिंबल कैसे करते हैं, ऐसे, दिस इज द सिंबल। अब इसको हम, इसका रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, आर इज इक्वल टू रो, ये एक सिंबल है रो, एल अपान ए। अब देखो आर तो हमें पता है, आर क्या है, रेजिस्टेंस, एल क्या है, लेंथ, जिसमें से करंट पास हो रही है उसका लेंथ, और उसका क्रॉस सेक्शन यानी उसका एरिया। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी, एरिया पे भी। और ये तीसरी चीज है रेजिस्टिविटी। क्या होती है रेजिस्टिविटी, ये होता है वो मटेरियल किस नेचर का है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि हर एक मटेरियल में रेजिस्टेंस सेम नहीं होता है। किसी के अंदर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा करंट को वो क्या करते हैं, कोई कम करंट को पास करता है, कोई ज़्यादा करंट को पास करता है, तो ये सब में रेजिस्टिविटी सेम नहीं होती। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो अब यहाँ पर इसी रेजिस्टिविटी को अगर हम देखें, तो देखिए, नहीं, पहले रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे। रेजिस्टेंस क्या है, एल अपान ए, यानी आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है, दोबारा से समझना, अगर किसी कंडक्टर की लंबाई ज़्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अगर किसी कंडक्टर का एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए मान लीजिए एक रोड है, अगर ये बहुत लंबा रोड है तो इसमें रुकावटें भी ज़्यादा आएंगी, इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर। अगर छोटा सा रोड होगा तो चांसेस जो होंगी जैम वगैरह की, रुकावट की, कम होगी। लंबाई है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस है। या फिर अगर एरिया ज़्यादा है रोड का तो रेजिस्टेंस, अगर एरिया क्या है ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस हमेशा कम होगा, रुकावट कम होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने देखी। यहाँ पर हमने देखा कि आर का रिलेशन जो है ए के साथ क्या है और एल के साथ डायरेक्ट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर ए के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रुकावट बढ़ जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगी। तो यानी यहाँ पर ओम्स क्या कहना चाहता है, ओम्स ने कहा था कि वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन अब जिसमें करंट पास होगी उसमें कुछ न कुछ अपना रेजिस्टेंस भी होगा जो करंट को फुली अच्छे से फ्लो करने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन ये ओम्स ने ये सारी सिचुएशन, किस सिचुएशन में ओम्स ने बताया, ये सारा लॉ फिट बैठता है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट।
टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक जैसा है, तो तब जाकर हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि अगर टेम्परेचर में बदलाव आएगा तो इनका रिलेशन भी चेंज होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू करंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और हमने देखा रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ अगर ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया अगर ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा। और डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, उस मटेरियल का रेजिस्टिंग, यानी रेजिस्टिविटी क्या होती है, दोबारा से यहाँ पर एक सेकंड में आपको बताता हूँ। रेजिस्टिविटी क्या होती है, उस मटेरियल की, वो जो मटेरियल है उस मटेरियल की पावर ऑफ रेजिस्टेंस, हर एक की पावर ऑफ रेजिस्टेंस एक जैसी नहीं होती है। समझ आ रही है? ओके, अब यहाँ पर हम रेजिस्टिविटी को निकाल सकते हैं। रो को कैसे निकालेंगे, ए इधर जाएगा यानी R इंटू ए और नीचे से L आएगा। ठीक है, अब इस रेजिस्टिविटी को हम कैसे, इसका यूनिट कैसे हम निकालेंगे। R जो रेजिस्टेंस है इसका ओम है, एरिया का मीटर है, लेंथ का मीटर, तो इसका क्या आएगा, दोनों का एरिया का भी आएगा मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल हो जाएगा तो मीटर, ये बन जाएगा रेजिस्टिविटी ओम्स मीटर, इसका यूनिट बन जाएगा। अगर किसी भी चीज़ की मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी हो, सुनना आप समझना, बेसिक चीज़ है, किसी भी मटेरियल की अगर क्या करना हो, कोई भी मटेरियल हो, अगर उस मटेरियल की क्या निकालनी हो आपको, रेजिस्टिविटी, तो कैसे निकालोगे, आपको पहले फाइंड करना है उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है, उस मटेरियल की लेंथ क्या है, वो तो आराम से आप मेजर कर सकते हो, और उसका क्या है एरिया कितना है जिसमें से करंट पास हो रही है, तो आप उसकी रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टिविटी। और ये रेजिस्टेंस पहले, एरिया तो पता होगा आपको सामने सामने, लेंथ भी सामने। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस आप निकालोगे इस फॉर्मूले से, आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, आप लिखोगे R इज इक्वल टू V अपान आई। आप पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे कितना है वहां पर और कितनी करंट पास हो रही है, तो आपका रेजिस्टेंस निकलेगा। रेजिस्टेंस निकलेगा, देखो इस फॉर्मूले से आपका रेजिस्टेंस निकलेगा, तो आपको रेजिस्टेंस पता चलेगा, लेंथ तो आप मेजर कर सकते हो, एरिया भी मेजर कर सकते हो, तो आपको उस मटेरियल की क्या निकलेगी, रेजिस्टिविटी। तो ये ओम्स ने बड़े ही सिंपल तरीके से हमें समझाया कि हाउ वी शुड अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग। अब आगे जो है खाली इतना ही नहीं है, अब आगे हम नेक्स्ट सेशन में, दिस वाज द पार्ट फर्स्ट, नेक्स्ट सेशन में हम इलेक्ट्रिक सर्किट को स्टडी करेंगे। लेकिन अब सर्किट क्या है उसको थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। बेसिकली देखो एक सेकेंड, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, हम इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हम पाथ ऑफ करंट देखते हैं, यानी पाथवे ऑफ करंट कहाँ से गुजर रही है। अब कहाँ से करंट गुजर रही है, जैसे हम यहाँ पर आपके सामने देखो एक वायर है, यहाँ से गुजर रही है करंट, यहाँ पर हमने बल्ब एक रखा है, यहाँ से यहाँ पर हमने एक एमीटर लगाया है, ए सिंबल है एमीटर का, यहाँ से ये ऐसे आ रही है, यहाँ पर हमने क्या किया है, सॉरी देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको हमने आगे लाया, यहाँ पर हमने स्विच बनाया, यहाँ पर हमने बैटरी ड्रॉ की, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो करंट है वो यहाँ से चलेगी, यहाँ से पास होगी, यहाँ पर पास होगी, ये जलेगा, और यहाँ से करंट पास होगी, और ये एमीटर जो है वो रीडिंग दिखाएगा किस चीज़ की, करंट कितनी पास हो रही है। लेकिन तब होगा जब ये स्विच जो है, दिस इज स्विच, ये सिंबल है स्विच का, ये सिंबल जो है अगर ये ओपन है तो करंट नहीं पास है, इसलिए हमें इसको बीच में डॉट, मतलब ये क्या है, स्विच इज क्लोज्ड। अगर स्विच क्लोज्ड होगा तो करंट पास होगी। तो ये जो है ये एक सिंपल सर्किट है। क्या है ये, सिंपल सर्किट, जो घरों में भी होता है, आप एक्सपेरिमेंट में भी देखते हो, छोटे बच्चे करते हैं। ये एमीटर है, देखो स्विच जो है, अगर स्विच ऐसे होगा या ऐसे होगा,
अगर स्विच ऐसे है तो ये क्लोज्ड है, अगर ऐसे है तो ये ओपन है। तो ये मैंने आपके सामने, दिस इज बैटरी, ये मैंने आपके सामने जो है ये क्या दिखाया, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है।